नमस्कार बच्चों। आज हम पाठ क्रमांक 5 जिनका नाम है ईमानदारी की प्रतिमूर्तियाँ वह पाठ देखेंगे, जिनके लेखक है सुनील शास्त्री। सुनील शास्त्री जी ने यानी कि लेखक ने अपने पिताजी के बारे में किस तरह वो उनकी ईमानदारी थी, उनका जीवन एक ईमानदारी से भरा हुआ, एक सादगीपूर्ण और एक सरलता से भरा हुआ किस तरह था, ये बताने का प्रयास किया है। बच्चों, इस सुनील शास्त्री जी ने जो अपने पिताजी के बारे में लिखा है, कौन है उनके पिताजी? तो उनके पिताजी है लाल बहादुर शास्त्री। तो लाल बहादुर शास्त्री कौन? तो हमारे देश के द्वितीय पंतप्रधान। तो जिनके बारे में कहा जाता था कि जिनका रहन सहन बहुत सादा था, लेकिन जिनके विचार काफ़ी उच्च थे। तो ये लाल बहादुर शास्त्री जी के बारे में उन्होंने जो कोई ईमानदारी की प्रतिमूर्तियाँ इस पाठ में अपने पिताजी के बारे में लिखा है कि कितनी ईमानदारी, एक देश के प्रधानमंत्री होते हुए भी एक ईमानदारी से, एक सादगीपूर्ण जीवनता से और एक सरलता से उनका जीवन कैसा भरा हुआ था, ये बताने का प्रयास उन्होंने किया है। दरअसल उन्होंने एक उदाहरण उनके जीवन का दे दिया है। उन्होंने कहा है कि जब तक पिताजी थे तब तक हमारे जीवन में कोई अभाव नहीं था, लेकिन पिताजी के जाने के बाद उन्होंने हमारे लिए अगर कौन सी बात वो उन्होंने पीछे रखी होगी तो एक ईमानदारी, बस इतना ही। और इसी कारणवश तो हमें एक बैंक में अब नौकरी भी करनी पड़ रही है या पड़ी थी। दरअसल बात ये थी कि प्रधानमंत्री होने के पहले लाल बहादुर शास्त्री जी जो थे वो उत्तर प्रदेश के एक पुलिस मंत्री थे। उस जमाने में पुलिस यानी कि गृह मंत्री को पुलिस मंत्री भी कहा जाता था। और तब हमारे पास एक छोटी गाड़ी थी, लेकिन जब हमारे पिताजी, सुनील शास्त्री जी कहते हैं कि जब हमारे पिताजी देश के प्रधानमंत्री बन गए तो उनके पास एक बड़ी गाड़ी आ गई जिनका नाम था इम्पाला शेवरलेट। और ये जो गाड़ी एक बहुत बड़ी थी, दिन में बहुत बार आता था कि कब ऐसा मौका मिले जो कि एक गाड़ी लेकर हम उनकी शान की सवारी चलाए। लेकिन मन नहीं करता था कि अभी तक इतना तो ढाढ़स हमारे बीच में नहीं था कि जो हमारे घर में जो नौकर चाकर थे, उनके जो पिए थे, उनके जो ड्राइवर थे, उन्हें ऑर्डर देने का। लेकिन धीरे धीरे ये बात हमारे मन में आ गई और हमारा ढाढ़स उतना ही तो बढ़ता चला गया। और एक दिन मन में आया, चलो आज हम वही इम्पाला शेवरलेट लेकर जाएंगे। और दूसरे क्षण हमने जो उनके सहायक, निजी सहायक थे, उनका जो पीए था, उन्हें हमें बताया कि जरा ड्राइवर से कह देना कि जो गाड़ी है वो बाहर लेकर आना। तो वो ड्राइवर 2 ही मिनट में ड्राइवर वो इम्पाला शेवरलेट जो बड़ी गाड़ी वो बाहर लेकर आ गया। मेरा भैया जिनका नाम है अनिल भी मेरे साथ था। हम दोनों को हमारे एक मित्र के यहाँ खाना खाने के लिए जाना था। लेकिन अनिल ने मुझे पहले ही कहा कि मैं गाड़ी नहीं चलाऊंगा, मैं केवल बैठ जाऊंगा, आप ही गाड़ी चलाएंगे। तो मैं गाड़ी में बैठ गया। क्या शान की सवारी थी। मन को इतनी झुरझुरी हो रही थी कि इम्पाला शेवरलेट और इतनी बड़ी गाड़ी और आज हम चला रहे हैं, काफ़ी खुशी थी। हम दोस्त के यहाँ पहुँच गए, खाना खाकर हो गया और ऐसे ही बातें करते हुए हम बैठ गए। तो बातों बातों में इस बात का ध्यान नहीं रहा कि कितना समय बीत गया। अचानक ध्यान में आ गया, अरे अभी तक दफ्तर से जो पंतप्रधान कार्यालय यानी प्रधानमंत्री के कार्यालय से एक हमारे पिताजी बाबूजी घर आए होंगे और हम जल्दी से फिर वापस घर आ गए। लेकिन आते ही मैंने एक सोचा कि हमारे जो कोई मकान था, उनका जो गेट था, वहाँ पर जो कोई वॉचमैन था वह आगे आकर वो सुरक्षा रक्षक हमें सैल्यूट वैल्यूट लगेगा और तब तक उनकी आवाज़ भी आ जाएगी तो गेट खुला कर देगा। और इसलिए उन सारी बातों की आवाज़ ना आ जाए, क्योंकि हमारा इरादा ये था कि अब तक बाबूजी घर में आए होंगे और बाबूजी को इस बात का पता ना चले कि हम उनकी इम्पाला शेवरलेट लेकर चले गए हैं। और इसलिए जो गेट के सामने गाड़ी आते ही मैंने उन चौकीदार को बुलाया और उन्हें बताया ये सैल्यूट वैल्यूट लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है, सिर्फ एक गेट खुलवा दो और जब हम अंदर गाड़ी लेकर चले जाएंगे तो ऐसे ही खुला छोड़ दो और बाद में लगा दो, ताकि पिताजी को इस बात का पता न चले। तो उन्होंने ऐसे ही किया। हम अंदर गाड़ी लेकर चले गए, हमने अंदर गाड़ी लगा दी और किचन का जो दरवाज़ा था उन दरवाजे से हमने अंदर जो घर में प्रवेश किया।
पहले हमें अम्मा मिली। हमने अम्मा को पूछा, बाबूजी आए हैं? उन्होंने कहा आए हैं। और उन्होंने कुछ पूछा, उन्होंने कहा कि हाँ वो पूछ रहे थे, हमने उन्हें बता दे दिया है। हमने अम्मा को कहा कि देख अब रात देर हो गई है और इसलिए हमें सुबह जल्दी मत उठाना, हमें देर से सोने दो। और हम हमारे कमरे में चले गए। अम्मा को ये बताने का उद्देश्य इतना था कि अगर देर तक सो गए तब तक वह पिताजी जो है, बाबूजी जो है, वह तैयार होकर अपने प्रधानमंत्री कार्यालय में चले जाएंगे। और इसलिए हमने जो कुछ ये कारनामा कर दे दिया है कि उनकी इम्पाला शवर लेकर वह दोस्तों के पास जाने का, उनका पता भी बाबूजी को ना लग जाए और बाबूजी उनके बारे में कुछ भी न कहे। और इसलिए हमने अम्मा को कहा कि किसी को मत भेज देना, और ऐसे हम सो गए। सुबह के 6 बजे हो गए। अचानक मैंने देखा कि दरवाजा कोई तो खटखटा रहा है। मैंने नींद में ही कहा, अरे कौन है, सोने दो, रात को देर से आया हूँ। तो फिर मैं सो गया तो फिर से दरवाजा खटखटा गया, तो मुझे काफ़ी क्रोध आ गया। तो मैंने कहा, अरे कौन है? और ऐसे कहते कहते जब मैं दरवाजे के पास आ गया और जब मैंने दरवाजा खोला तो साक्षात सामने मेरे बाबूजी खड़े थे। और ये देखकर मुझे काफ़ी दुख हुआ। मैंने उनकी माफ़ी मांगी। उन्होंने कहा, अरे ऐसी कोई बात नहीं है। मैंने उन्हें कहा कि मुझे ऐसा लगा कि कोई नौकरी हमें जगाने के लिए आया है, मुझे तो पता ही नहीं था कि बाबूजी आ गए, और इसलिए मैंने उनकी माफ़ी मांगी। उन्होंने कहा, ऐसी कोई बात नहीं है, चलो हम सब मिलकर चाय पिएंगे, तैयार होकर आओ। और बाबूजी नीचे गए। बाद में थोड़ी देर में मैं ऐसे झट से हाथ मुँह धोकर उनके साथ चाय पीने के लिए बैठा। चाय का कप ऐसे हाथ में लिया था। चाय पीते पीते बाबूजी ने हमें पूछा, रात से काफ़ी देर आ गए, क्या कहीं चले गए थे? हमने कहा, हाँ, दोस्त के यहाँ खाना खाने के लिए गया था। तो बाबूजी ने हमें पूछा, अरे खाना खाने के लिए गया था, लेकिन जब मैं आ गया तब हमारी जो फियाट गाड़ी है बस दरवाजे पर ही खड़ी थी, आप कैसे चले गए थे? क्या पैदल चले गए थे? मैंने अनिल की तरफ देखा। अब बाबूजी को सारी बात का पता है, लेकिन बाबूजी हमें इस तरह पूछ रहे हैं, तो हमने कहा कि नहीं बाबूजी, हम इम्पाला शेवरलेट लेकर चले गए थे। हाँ, तो ये बात है, तो आपको बड़ी गाड़ी चलाने का शौक है? तो हमने कुछ नहीं कहा। हमने अनिल की तरफ देखा और बाबूजी ने जो कुछ हमें पूछा था, तो आपको बड़ी गाड़ी चलाने का शौक है, तो उनका जो कहना है उन्हें हमने ऐसे ही निशाने से ही इशारा करते ही इजाज़त दे दी। तो उन्होंने कहा, ठीक है, कोई बात नहीं। और उन्होंने मुझे कहा कि सुनिए, जरा ड्राइवर को बुलाइए। मैं ड्राइवर को बुलाने के लिए गया और 2 ही मिनट में मैं ड्राइवर को लेकर आ गया। बाबूजी ने ड्राइवर से पूछा कि ड्राइवर, तुम लॉगबुक रखते हो या नहीं? उनमें एंट्री करते हैं ना? तो उन्होंने कहा कि हाँ रखता हूँ। तो उसमें एंट्री करते हैं ना? तो उन्होंने कहा हाँ एंट्री मैं कर देता हूँ। तो कल रात हमारे बच्चे ये गाड़ी लेकर चले गए थे, हमारे लड़के ये गाड़ी लेकर चले गए थे। कितने किलोमीटर गए थे? ड्राइवर ने कहा कि 14 किलोमीटर लेकर गए थे। तो फिर उन्होंने कहा कि वो उसमें लिख दो, 14 इम्पाला शेवरलेट गाड़ी का उपयोग, निजी उपयोग, अपने लिए उपयोग 14 किलोमीटर हो गया है। ड्राइवर ने कहा हाँ लिख दूंगा, और वो चला गया। फिर उन्होंने बाबूजी ने अम्मा की तरफ देखा और अम्मा को कहा कि देखिए, हमारा जो पीए है, निजी सहाय है, उन्हें बताना कि 1 किलोमीटर जो 60 पैसे के हिसाब से 14 किलोमीटर के जितने कोई पैसे हो जाएंगे, वो सारे पैसे जो ये सरकारी जो तिजोरी है उसमें जमा कर देना। तो बाबूजी ने ये जो कुछ कहा था, तो ये सुनकर मुझे और अनिल को काफ़ी दुख हो गया। हमारा मन भर आया। हम दोनों ही, हमें जो रुलाई आई थी उसे न रोक सके, और हम अपने कमरे में गए और जो आने वाली रुलाई को नहीं रोक सके, और मन भरकर वहाँ जाकर हम रो गए। तो बात ये थी कि बाबूजी का जो कोई तत्व है, दरअसल बच्चों बात ये है कि ऐसा क्यों हुआ, सुनील शास्त्री और अनिल को किस बात की रुलाई आई? तो उन्हें इस बात की रुलाई आई कि उनके बाबूजी ने अपने जीवन भर एक तत्व माना था, और वो ये था कि कोई भी एक पैसा भी जो सरकार का है, शासन का है, वह हमारे निजी लाइफ के लिए वह खर्च मत करेंगे। वह उनके बच्चे गाड़ी लेकर चले गए, ये बात तो उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं आई।
क्योंकि गाड़ी जो है वह सरकार की गाड़ी है और सरकार की गाड़ी का उपयोग हम अपने निजी जीवन के लिए करेंगे, ये बात बापूजी को बिल्कुल पसंद नहीं थी। और इसीलिए, लेकिन वो क्या करे, अगर कुछ कहा दिया जाए तो बच्चे नाराज हो जाएंगे, और इसीलिए उन्होंने अपने एक शांत स्वभाव के अनुसार अपने ड्राइवर को बुलाया, अपने निजी सहायक को बुलाया और पर किलोमीटर एक 60 पैसे के हिसाब से 14 किलोमीटर के जितने कोई पैसे हुए थे वह सब उन्हें सरकारी जो तिजोरी है, खजाना है, उसमें जमा करने के लिए कहा। तो इसी तरह एक देश के प्रधानमंत्री होते हुए भी अगर वो कोई दूसरा होता तो वो चाहता, अरे हमारे बच्चे हैं, हम तो देश के प्रधानमंत्री हैं, हमारे बच्चे जो चाहे वहाँ अपनी गाड़ी लेकर चले जा सकते हैं, इसमें क्या बात है, वो तो मेरे बेटे हैं, प्रधानमंत्री के बेटे हैं। लेकिन ये बात उनके मन में कभी नहीं आई। तो इसी तरह लाल बहादुर शास्त्री जी का जो जीवन है वो पूर्णतः बड़ी ईमानदारी से भरा हुआ था, और इसलिए तो लेखक ने उन पाठ को ही नाम दे दिया है कि ईमानदारी की प्रतिमूर्ति। कितनी ईमानदारी होनी चाहिए, तो ये लाल बहादुर शास्त्री जी की तरफ देखकर हमें इस बात का पता चलता है कि कितनी ईमानदारी होनी चाहिए। आज आप देखते हैं कि अगर कोई जनता का प्रतिनिधित्व कर रहा है और छोटी छोटी बातों में भी कोई प्रतिनिधित्व कर रहा है तो फिर भी उनकी भी शान शौकत कितनी बड़ी होती है। लेकिन इतने बड़े देश के प्रधानमंत्री होने के बावजूद भी एक ईमानदारी से काम करना चाहिए, और ये उन्होंने अपने बच्चों को सबक सिखाया कि ये जो भी कोई है वह सरकार का पैसा है, जनता का पैसा है, और ये सरकार का पैसा, जनता का पैसा जनता और के काम में ही काम आना चाहिए, हमारे निजी उपयोग में नहीं है। और इसी तरह इस उदाहरण के माध्यम से उन्होंने अपने बच्चों को यह सबक सिखाया। बस केवल इसी तरह ईमानदारी की प्रतिमूर्ति इस पाठ में लेखक ने अपने पिताजी की ईमानदारी के बारे में बताया है, लेकिन और भी आगे उन्होंने लाल बहादुर शास्त्री जी के यानी कि प्रधानमंत्री देश के और अपने उनके बाबूजी, तो उनके जीवन में और भी किसी तरह वो उन्होंने ये अपनी ईमानदारी, ये सादगी, ये सरलता किस तरह उन्होंने उनका जीवन में उनका तत्व पाला था, उनके बारे में और भी हम कुछ कल देखेंगे। तब तक धन्यवाद।